विधानसभा चुनाव के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बंगाल दौरा, चुनावी रैली और रोड शो से भरेंगे हुंकार। देश में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा धमाका, एक दिन में रिकॉर्ड 2,16,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, तो एक दिन में 1,182 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित, 24 घंटे में 61,695 नए केस आए सामने, 349 मरीजों ने तोड़ा दम। और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यूपी बोर्ड की परीक्षा अगले आदेश तक हुई स्थगित, 15 मई तक पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में फिर बना है कोरोना का एक नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से 2,16,642 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, और एक दिन में कोरोना से 1,182 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में अब तक 1,42,87,740 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो देश में अब तक लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और ये देखने को मिले हैं कि 15,63,588 कोरोना एक्टिव केस अभी भी देश भर में है। और देश में पिछले 24 घंटों का अगर जिक्र किया जाए तो 1,17,825 लोग ठीक भी हुए हैं। और देश में अब तक 1,25,43,978 मरीज ठीक हुए हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, देश में संकट का विषय बनता चला जा रहा है। आम जनता के साथ सरकार के लिए भी ये एक चिंता का विषय बन रहा है। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और तमाम सारे राज्यों में अलग अलग लॉकडाउन की तरीके से या कहें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को तहत जिस तरीके से कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कुछ राज्यों में को लेकर के देखा जाए तो अगर महाराष्ट्र जैसे राज्यों का जिक्र किया जाए तो वहां पर डे कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लगातार मामले क्योंकि बढ़ रहे हैं, भयावह मामले आ रहे हैं। पिछली लहर की तुलना में अगर जिक्र किया जाए तो दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, देश में अब तक 1,42,87,740 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मामले हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना का नया रिकॉर्ड बना हुआ है। अगर 24 घंटे का जिक्र किया जाए तो 2,16,642 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में।
और वहीं एक दिन में कोरोना से 1182 लोगों की मौत भी हो गई है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1,42,87,740 केस लगातार जिस तरीके से अभी एक्टिव हैं और मामले हैं कि बढ़ने का, रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में अब तक 1,25,43,000 और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र का जिक्र किया जाए, मुंबई में लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, भयावह स्थिति पैदा हो रही है। मुंबई सरकार ने धारा 144 लगा दी है, कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, और क्या अपडेट है आपके पास? जी योगेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि पल पल मुंबई से महाराष्ट्र की तस्वीर बदल रही है, क्योंकि संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है कि उसे कंट्रोल कर पाना और जो रिकवरी रेट है वो कहीं न कहीं कम हुआ है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, धुलिया या न्यू मुंबई, ठाणे और मुंबई, तो इन इलाकों में सबसे ज्यादा संक्रमण है और लगातार यहाँ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव के केसेस भी पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा तमाम वो नियम और गाइडलाइन जो कि जारी किया गया है उसका फॉलो कराया जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से मुरारी अगर देखा जाए, आम जनता का जिक्र किया जाए, सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, वो कह रही हैं कोविड-19 का प्रोटोकॉल कराया जा रहा है, तमाम सारे कर्फ्यू लागू कर रही हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग कर नहीं रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर नहीं रहे हैं, बाजारों में देखा जाए तो भीड़ खचाखच देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये जो कोरोना की चैन है, कैसे तोड़ा जा सकता है? देखिए योगेंद्र, इसे तोड़ने के लिए मात्र एक ही तरीका है, वो पहले ही महाराष्ट्र सरकार कर चुकी है कि लॉकडाउन के सिवाय इस चैन को तोड़ने का कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि लोगों से जो सपोर्ट चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। लेकिन लॉकडाउन में भी जिस तरीके की उम्मीद स्वास्थ्य विभाग ने लगाई थी, उतना ज्यादा इजाफा 2 दिन के लॉकडाउन में नहीं हुआ। मरने वालों की स्थिति कहें या कोरोना पॉजिटिव की, दोनों बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुरारी सिंह। आप नजर बना रखिए, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी, दिल्ली से है संवाददाता। राजीव, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, भयावह स्थिति पैदा हो रही है, एक कोरोना है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है और लोग हैं कि लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की जो चैन है, सरकारें तोड़ने की बात कर रही हैं, कैसे तोड़ सकती हैं सरकारें? देखिए, बिल्कुल लगातार जो की स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं जो जनता का सहयोग चाहिए था सरकार को, वो मिलता नजर नहीं आ रहा। मगर सरकार लगातार नाइट कर्फ्यू के माध्यम से या वीकेंड कर्फ्यू के माध्यम से लगातार कोशिश कर रही है कि ये चेन जो है वो टूटे, मगर अभी टूट नहीं पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनता का सहयोग चाहिए, बार बार सरकारें जनता से अपील कर रही है कि जनता सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, मास्क का यूज करे, सैनिटाइजर का यूज करे। मगर जिस तरीके से लगातार कोरोना की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 16,000 से ज्यादा के आंकड़े दिल्ली के अंदर आना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। मगर दिल्ली सरकार ने अब कड़े कदम उठाए और कड़े कदम के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया, ताकि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक के लिए ये कर्फ्यू रहेगा और लगातार कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलेगा तो उसको ई पास दिखाना होगा। अगर ई पास नहीं होता तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राजीव, लगातार जिस तरीके से सरकार जो एक्शन ले रही है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी बातें सामने निकल के आ रही तमाम सारे राज्यों से कि जिस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर हॉस्पिटलों में खत्म होते नजर आ रहे हैं, अगर सिलेंडर मिल भी रहे हैं तो उनके दोगुने तीगुने रेट उनके दामों को वसूले जा रहे हैं परिजनों से। तो इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल्ली की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर की, बिल्कुल ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होते जा रहे हैं, बेड खत्म होते जा रहे हैं, वेंटिलेटर खत्म होते जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं सरकारें सुविधाएं कराने की बिल्कुल कोशिश करती नजर आ रही है। मगर बात करें दुगने से तिगने दामों के ऑक्सीजन सिलेंडरों की, तो वो जरूर जानकारी मिल पा रही है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से
इस तरफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ना ही सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, मगर ये जरूर कहा गया है कि हम सारी सुविधाएं अस्पतालों के अंदर मुहैया करा रहे हैं। मगर देखना होगा कि किस तरीके से सुविधाएं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बेडों की कमी हो रही है और लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद भी कर रही है और राज्य सरकार जो है वो अपनी तरफ से बेड भी बनवा रहे हैं। मगर देखना होगा कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार या राज्य सरकार किस तरीके के कदम उठाती है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। जी, लेकिन जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारें दावा कर रही हैं, वो कह रही हैं कि उनके पास सारी सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर से लेकर के बेड का। अगर दिल्ली का जिक्र किया जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये इस चीज का दावा किया है, उनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में बेड्स खाली पड़े हैं। लेकिन बावजूद इसके जो लोग एडमिट हो रहे हैं, जो लोग आइसोलेट हो रहे हैं, घरों में आइसोलेट हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में मात्रा में जो ये हो रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि गैस सिलेंडर नहीं है और बेड्स नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो सरकारें जो दावा कर रही हैं उससे तो इतर हैं ये सारी चीजें। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हम सरकार के दावे की, तो सरकार बिल्कुल कह रही है कि जी हमारे पास सारी चीज सुविधाएं हैं, हर चीज की सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि बेडों का कोई दिक्कत नहीं है, बेड खाली पड़े हुए हैं हमारे पास। मगर जो हकीकत नजर आ रही है धरातल की बात करें तो धरातल पर कहीं ना कहीं बेडों की कमी मिल रही है। प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में भी मना करा जा रहा है कि बेड नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जो मरीज है उनके परिजन कहीं ना कहीं इस चीजों को इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे दुगने तिगने दाम वसूले भी जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं सरकार के आंकड़े और जो धरातल के आंकड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क है और कहीं ना कहीं सरकारों को चाहिए धरातल पर भी चेक करें ताकि जो स्थिति बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं जनता तक फायदा हो सके। मगर जो वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन लगातार दिन रात दी जा रही है, लगातार सेंटर खोले जा रहे हैं, सेंटरों पर दिए जा रहे हैं। मगर अभी तक जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का टीकाकरण बिल्कुल उपलब्ध नहीं कराया गया। सरकार बिल्कुल कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि अब पत्रकारों को भी फ्रंट राइज बनकर को देखा जा रहा है, मगर उसके लिए भी केंद्र सरकार से अपील मांगी जा रही है और अपील के द्वारा ही काम किया जाएगा। मगर देखना होगा कि पत्रकारों को जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का टीकाकरण कब तक मिल पाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। राजीव, आपसे अपडेट लेते रहेंगे लगातार। तो जिस तरीके से मामले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक दिन में कोरोना से 1182 लोगों की मौत हो गई है। तमाम सारे राज्यों में अलग अलग केस सामने आ रहे हैं। देश में अब तक 1,42,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और जिस तरीके से देश में अब तक 15,63,588 कोरोना एक्टिव केस अभी भी हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,17,885 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एसजीपीजीआई की राजधानी कोविड हॉस्पिटल में बेड आरक्षित कर दिया गया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी तो 3rd फ्लोर के प्राइवेट रूम में उन्हें भर्ती कराया जाएगा और इस कमरे को पूरी तरीके से सुसज्जित भी कर दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो होम आइसोलेशन में है। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद सीएम योगी ने नवरात्रि में उपवास जारी रखे हुए हैं और उन्होंने पूरे 9 दिन का उपवास रखा है। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर ही आइसोलेट रहते हुए दिनचर्या पूरी कर रहे हैं। वह वर्चुअल सारा कामकाज भी निपटा रहे हैं। गुरुवार को भी उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक टीम 11 के साथ बैठक की और कोरोना के नियंत्रण की रणनीति पर विचार विमर्श भी किया। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर डॉक्टरों की टीम योगी के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए रखी हुई है। बॉलीवुड के बाद कोरोना का कहर अब भोजपुरी इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले साउथ की एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे को कोरोना अपनी चपेट में ले लिया था। वहीं अब भोजपुरी के स्टार माने जाने वाले दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ भी अब इसकी चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि निरहुआ अपनी किसी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और तभी उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और निरहुआ के साथ साथ उनके 2 स्टाफ मेंबर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इन दोनों निरहुआ बांद्रा जिले के एक गांव में शूटिंग कर रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि निरहुआ ने शूटिंग के दौरान सरकार के बनाए कई नियमों का उल्लंघन भी किया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा बढ़ते कोरोना और गेहूं खरीद को लेकर प्रदेश भर के जिला उच्चाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ली और कोरोना के दौरान नई गाइडलाइन जारी कर उनके पालन के बारे में
जानकारी भी दी। इस बारे में जानकारी देते हुए फतेहाबाद में एडीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि मीटिंग में बताया गया है कि अब शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे और इंडोर कार्यक्रमों में 50 लोगों की ही अनुमति रहेगी। वहीं अंतिम संस्कार पर 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और गेहूं खरीद और उठान को लेकर निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों के बारे में संबंधित विभागों को पालन के लिए अवगत भी करा दिया गया है। वहीं मीटिंग में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उधर सीएम और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए जिले के अस्पतालों में बेड की मांग और उपलब्धता के बारे में भी अवगत करवा दिया गया है। कॉन्फ्रेंस राज्य स्तर की आयोजित की गई, जिसमें समय समय पर सरकार द्वारा भी ये हिदायतें दी जाती रही हैं। आज भी उन्हीं हिदायतों के बारे में सभी को ये सेंसिटाइज किया गया और सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी व्यक्ति मास्क लगाएं और निर्धारित दूरी का उसकी पालना करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मास्क गैदरिंग को रोकने की कोशिश है और सैनिटाइजेशन को सभी जगह सैनिटाइज करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, जगह को सैनिटाइज करें और मास गैदरिंग पे जहां ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं उस मास गैदरिंग को रोका जाए और जो संख्या सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए। तो इंडस्ट्री को भी लेकर बात हुई, जिस तरह से मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको भी मतलब रोका जाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बात करी है अभी इतना, क्योंकि लॉकडाउन का भय लगाकर वो जो मजदूर है इंडस्ट्री से जा रहे हैं, इसको लेकर भी बात हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमें आज जो हिदायतें दी गई हैं उसमें मास्क के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में, चेक ऑन मास्क गैदरिंग की बात है और जो इंडस्ट्रीज के बारे में जो हिदायतें सरकार द्वारा जारी की जाएंगी उसी। जहां पूरे भारत में कोविड-19 संक्रमण की एक नई लहर देखी जा रही है, वहीं हरियाणा में भी कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में महामारी की शुरुआत से अब तक कुल मिलाकर 3,24,544 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें से 24,027 मामले अभी भी एक्टिव हैं। वहीं हरियाणा में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 3,845 मंगलवार को देखने को मिले हैं और इन हालातों में राज्य ने कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए रात में लॉकडाउन लागू किया है। इस लॉकडाउन के समय में संशोधन भी किया गया है और अब इसे पहले के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के बजाय रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए लागू किया जाएगा। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह निश्चित रूप से वायरस की ज्यादा संक्रामक लहर है, लेकिन राज्य इससे निपटने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही विज ने कहा कि यह सच है कि यह लहर काफी संक्रामक है, क्योंकि परिवार की एक भी सदस्य के संक्रमित होने के बाद सभी सदस्यों को हो जा रहा है और यही कारण है कि संख्या बढ़ रही है। हमने दूसरी लहर के लिए खुद को अच्छी तरीके से तैयार किया है और विज ने यह भी कहा कि पहले लहर के दौरान जितने भी इंतजाम किए गए थे वे सभी अब कर दिए गए हैं। इस दौरान विज ने कहा कि हरियाणा में कोरोना को लेकर हालात ठीक है और ऐसे में सरकार लॉकडाउन को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। भीड़ इकट्ठा करने पर भी हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी। आउटडोर में 500 से ज्यादा, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सोशल हो, पारिवारिक हो, 500 से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते। इनडोर में 200 से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते और फ्यूनरल में 20 से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। और सख्ती से हमने अधिकारी को कह दिया कि सख्ती से लागू करो। नहीं, हमारे सारे संसाधन हो गए हैं, हमने पहले ही व्यवस्था कर दी। जैसे दूसरी लहर बढ़नी शुरू हुई थी तो मैंने अधिकारियों को कह दिया था कि अपना जो संसाधन है, मेडिसिन हैं, मास्क हैं, पीपी किट्स हैं, वो सारे इंतजाम करेंगे और इसके साथ साथ बेड्स की भी एक्स्ट्रा व्यवस्था कर ली गई है। सारे एपिडेमिक एक्ट के तहत हम प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम लॉकडाउन नहीं, हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बची भी रहे। कोरोना का कहर लगातार जारी है, संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं दूसरी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कोविड मरीजों के साथ साथ सामान्य बीमारियों से ग्रसित रोगियों की भी अकाल मौतें हो रही हैं। इसमें ऐसे भी कई रोगी शामिल हैं जिन्हें ब्लड की जरूरत पड़ती है, लेकिन समय पर खून न मिलने के कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है।
समाज सेवी गौतम ब्रह्मे ने आम जनमानस की इस आपदा में तकलीफों को देखते हुए जिले के युवाओं से रक्तदान करने की अपील करते हुए जिला प्रशासन से वैनिटी वैन गांव शहर तक पहुंचाए जाने की मांग की है, जिससे जिले भर में घूम घूम कर रक्तदान से रक्त जुटाया जा सके और इमरजेंसी में मरीजों के काम आ सके। जब से लॉकडाउन हुआ है तो बहुत ही ब्लड की समस्या जिला चिकित्सालय बालाघाट में बनी हुई है। वैश्विक महामारी है जो इसके चलते बहुत से नौजवान युवा साथी ब्लड डोनेट में कतरा रहे और जिला चिकित्सालय पहुंच नहीं पा रहे, जिसके चलते बहुत से पेशेंटों को ब्लड उपलब्ध कराने में बहुत ही समस्या जा रही है प्रशासन को। तो मेरा एक ही कहना है कि जो गाड़ी जिला चिकित्सालय बालाघाट में आई है, उस गाड़ी जो ब्लड डोनेट गाड़ी है उसके माध्यम से अगर गांव-गांव तक के जाए और 2-4 यूनिट 10 यूनिट 20 यूनिट अगर ब्लड उपलब्ध करा के लाए तो बालाघाट ज़िले में ब्लड की कमी नहीं होगी। कल की डेट में एक बच्चा को समय में ब्लड नहीं मिल पाया तो उसकी जान चली गई। कल मैं गया था वहाँ, देखा उपलब्ध करवा। मैं ये चाहता हूँ कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द मतलब वो गाड़ियों को गांव स्तर में पहुंचाए और 2 यूनिट 4 यूनिट 10 यूनिट तक के ब्लड अगर डेली अपन करवाए तो बहुत से। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में भी एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू लगने जा रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। कोरोना कर्फ्यू शुक्रवार की शाम से 22 अप्रैल सुबह तक बंद रहेगा और लेकिन इस दौरान कृषि उपज मंडी, उपार्जन केंद्र, बैंक खुले रहेंगे और कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 7 से 10 बजे तक दूध, फल, सब्जी की दुकानें भी खुली रहेंगी। मुरैना में 3 दिन में 200 से अधिक पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं और यहां फिलहाल 310 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना लगातार अपना विकराल रूप दिखा रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार ने एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर में रहें, बाहर निकलते समय मास्क पहनना न भूलें। पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 2 लाख के करीब नए कोविड केसेस डिटेक्ट हुए हैं। ये तो वो हैं जो डिटेक्ट हुए हैं और रियल नंबर्स इससे कहीं ज्यादा होगा। ये सब लोग सोसाइटी में हैं, ये आगे इन्फेक्शन को और फैला रहे होंगे, तो आने वाले दिनों में हमारे नंबर्स क्या होंगे इसको सोच के भी डर लगता है। एज ए डॉक्टर मैं अभी पुनः सबसे यह अपील करना चाहूंगा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए हम सबको अगर हम अपनों को घरों में लॉक कर लें तो वो बेस्ट ऑप्शन है। जब तक अनअवॉइडेबल ना हो घर से बाहर मत निकलिए। अगर निकलना है तो फेस मास्क जरूर रखिए। हर व्यक्ति को इस समय पॉजिटिव मान के चलिए और जितना डिस्टेंस आप उससे मेंटेन कर सकते हैं मेंटेन करिए। किसी भी बंद जगह पे लोगों के साथ मत इकट्ठा होइए। जो पॉजिटिव केसेस हैं जब उनकी एनालिसिस की जा रही है तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं पार्टी अटेंड की है या कोई मीटिंग अटेंड की है। क्लोज्ड स्पेसेस में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसको अवॉइड करिए और हैंड हाइजीन का पालन करिए। हम सबको मिल करके इस समय अपने को लॉकडाउन करना होगा, तभी ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना काल के दौरान मौत के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बुधवार को एक दिन में 88 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसने पिछले सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। वहीं मौत के आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। हालांकि यह शमशान घाट और कब्रिस्तान का आंकड़ा है। सरकारी रिकॉर्ड कुछ और ही कह रहे हैं। शहर में कोरोना प्रोटोकॉल से हो रहे अंतिम संस्कारों के आंकड़ों में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। 14 अप्रैल को 88 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। भदभदा विश्राम घाट में 54, सुभाष नगर में 29 शवों का प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया और 5 शवों को कब्रिस्तान में दफनाया गया। वहीं 13 अप्रैल को यह आंकड़ा 84 था। बुधवार को शहर में 37 लोगों की सामान्य मौत हुई है।
हरियाणा में 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की खरीदारी शुरू हो चुकी है, जिसके मद्देनजर जिले में गेहूं की कटाई जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए जिला दमकल विभाग जूझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीजन को देखते हुए फायर स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और आपको बता दें कि जिले में 3 अप्रैल से लेकर अभी तक 50 से ज्यादा घटनाएं आगजनी की सामने आ चुकी हैं, जिसके अंतर्गत 20 से 25 एकड़ भूमि में फसल जलकर राख हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर शॉर्ट सर्किट की वजह से भी काफी नुकसान हुआ है। अंबाला कैंट और मुलाना विधानसभा में 14 तो नारायणगढ़ विधानसभा में 36 आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि इसमें अंबाला शहर के आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि अंबाला शहर विधानसभा के फायर अधिकारी ने आंकड़े साझा करने से साफ इनकार कर दिया है। टोटल 11 केसेस हो चुके हैं। गेहूँ के आ गए, वैसे भी हैं, गने हैं और ट्रांसफर फार्मर की हैं या खेतों में जो भी है घास फूस की भी है। तो टोटल 11 फायर हो चुकी है आज तक। आग का नाम है बीड़ी सिगरेट फेंकने से, आसमान की बिजली से और बिजली को नीचे ने तारों के चिंगारी से भी आग लगने का अंदेशा रहता है। उसी वजह से आग लगती है ज़्यादातर। हमारे पास टोटल 23 स्टाफ है और हम सबको 12-12 घंटे की ड्यूटी लगा रखी है। 5 ड्राइवर हैं जिसमें से, और 18 फायरमैन और फायर अफसर और सब अफसर भी हैं। मौलाना में एक गाड़ी खड़ी है जो कि हमारे पुलिस स्टेशन में खड़ी है। मेरे साथ नमस्कार भारत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ।